तो आज हम ये देखने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं जिनको हमने लोअर क्लासेस में स्टडी किया था। लेट ये एक एटम है और आपको बच्चों पता है एटम में दो चीज़ें होती हैं। एक उसका सेंट्रल पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स और एक न्यूट्रॉन्स। क्लियर। और नंबर सेकंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसमें ये शेल्स आते हैं। क्लियर। और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। क्लियर। और बच्चों आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से ही होता है। क्लियर। और ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब बच्चों ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। अब इस एटम को मैं आयन बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर वन ये कि मैं इस एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर दूँ। क्लियर। जिससे ये एटम कैटाइन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा। क्लियर, एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि मैं एक और इलेक्ट्रॉन को इस एटम के वैलेंस शेल में ऐड कर दूँ। क्लियर। जिससे ये एटम एनाइन बन जाएगा, यानी नेगेटिव आयन बन जाएगा। क्लियर। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी को हम सिंपली अगर मैं डिफाइन करूँ, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन। कि आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्लियर। आयोनाइजेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ आयन फॉर्मेशन। बच्चों ये तो सिंपल डेफिनेशन थी, लेकिन अब हम आते हैं बुक वाले डेफिनेशन को। तो बुक वाले ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया है। The ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वो अमाउंट है जो कि हमें रिक्वायर होती है किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। लेकिन बच्चों उसने यहाँ पे दो चीज़ें और भी लिखी हैं कि वो एटम कैसा हो, आइसोलेटेड हो, गैसियस हो। क्लियर। आइसोलेटेड मतलब अकेला। अब अकेला एटम हमें सॉलिड और लिक्विड में तो मिल नहीं सकता क्योंकि उसमें एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो अकेला एटम हमें गैसियस स्टेट में मिलेगा। क्लियर। अच्छा, अब देखें इन आइसोलेटेड गैसेस लिखने की ज़रूरत क्यों आई? क्योंकि अगर ये नहीं होती, ये चीज़ें ना लिखते तो डेफिनेशन गलत हो जानी थी। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इस कंसेप्ट को। जिसे क्लास में 10 बॉयज़ बैठे हैं और मुझे ये फाइंड करना हो कि एक बच्चा कितने बिस्किट खाता हो, तो मैंने बिस्किट ला के रख दिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा कितने बिस्किट खा रहा है? क्लियर। क्योंकि हो सकता है क्लास में कोई मोटा बच्चा भी होता है, कोई पतला बच्चा भी होता है। क्लियर। तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन कितने बिस्किट खा रहा है। तो मुझे ये एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए मैं एक बच्चे को वहाँ से उठाऊँगा, उसको अलहदा बिठाऊँगा, कि उसे आइसोलेटेड करूँगा, अकेला बिठाऊँगा, तभी पता चलेगा कि एक बच्चा कितने बिस्किट खाता है। क्लियर। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज़ को। अब बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी की आगे टाइप्स आती हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अगर तो किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटम है, तो अब देखिए ये सोडियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इस एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो है 496 किलो जूल पर मोल। क्लियर। बच्चों ये इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल। क्लियर। और ये डेल्टा एच क्या है? रिएक्शन की हीट। डेल्टा एच कहते हैं रिएक्शन की हीट। क्लियर। अब बच्चों ये डेल्टा एच दो तरह का होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये नेगेटिव होगा। अब देखिए हमने ना लोअर क्लासेस में ये स्टडी किया था कि जो कैटाइन फॉर्मेशन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर। अब देखें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। क्लियर। तो ये क्या बन गया? कैटाइन बन गया।
तो डेफिनेटली इसका फिर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? प्लस 496 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब बच्चों पॉजिटिव इसलिए आया, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें एनर्जी देनी, हम एनर्जी दे रहे हैं। क्लियर। अभी इस कंसेप्ट को भी एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। लेट कहीं पे कोई एक मैग्नेट का पीस पड़ा होगा और उस मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई आयरन का पीस पड़ा हुआ है। क्लियर। अब मैं उस आयरन के पीस को उस मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेम इसी तरह जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दे कैन बी रिमूव्ड वन बाय वन, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे एटम भी हैं जिनके वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, 2, 3। क्लियर। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर। तो फिर हम एक ही करके उनको रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर। और एक और चीज़ कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होती है, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। क्लियर एंड सो ऑन। और ये क्वेश्चन भी आता है, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। तो बच्चों उसका सिंपल सा आंसर है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एन एटम, जब भी किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करते हैं तो वो एटम मोनोपॉजिटिव आयन बन जाता है। अब मोनोपॉजिटिव आयन में एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाता है। क्लियर। जिसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से हमें उस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बच्चों हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं इन द पीरियड। क्लियर। इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अ वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। बच्चों जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज होती है। क्लियर। बच्चों उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो एटम का साइज़ है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ होता है। क्लियर। जब अलोंग द पीरियड एटम का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होगा, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ पुल करेगा। जब ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाएगा। क्लियर। तो इसी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है अलोंग द पीरियड इंक्रीज़ करती है। क्लियर। तो बच्चों ये वैल्यू आपने याद रखनी होगी। अब हम बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं ग्रुप में। बच्चों आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई चीज़ पीरियड में इंक्रीज़ कर रही है तो डेफिनेटली ग्रुप में वो डिक्रीज़ होगी। क्लियर। अगर पीरियड में डिक्रीज़ हो रही है तो ग्रुप में वो इंक्रीज़ होगी। तो अभी हमने देखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली ये ग्रुप में डिक्रीज़ ही होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि ये ग्रुप में डिक्रीज़ होती है। उसकी रीज़न क्या है? जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते जाएँ शेल्स नंबर बढ़ते जाते हैं। क्लियर। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी हो जाता है। क्लियर। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते जाएं।